सो हे माय डियर ऑडियंस, कैसे हो आप लोग। सो आज की जो वीडियो है पर्टिकुलरली मैं उसमें बात करने वाली हूँ 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो 2021 वाले स्टूडेंट ऑलमोस्ट उनका सब कुछ हो चुका है। 2021 वाले जो स्टूडेंट उनको ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑन द एंड। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आ रही है और अब तो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट वाले बच्चों के एडमिशन प्रोसेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 26 और 27 को उनका फाइनल जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट लिंक लास्ट डे ऑफ पेमेंट यही है। सो अब आप लोग जितने भी 2021 वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए तो उनका एडमिशन प्रोसेस जब स्टार्ट हो चुका है तो उनको अब आगे की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं छोटे छोटे अपडेट्स तो 2021 वाले स्टूडेंट के लिए लेकर ही आऊँगी, बट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस साल नेक्स्ट ईयर एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाना आज की वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और अगर इफ़ यू ऑल आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन देन वॉच दिस वीडियो फुल एंड मेक योर नोट्स बाय योर ओन सेल्फ, क्योंकि जो वीडियोज़ हैं वो बहुत लेंदी होती हैं और इनको हर टाइम पर देखना इज़ नॉट गुड हैबिट, क्योंकि अगर आप वीडियोस को देखने लग जाओगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है वीडियोस देखने में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर 20 मिनट्स के आप एक बार वीडियो देखोगे तो देखो, एक बार को अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको फुल नॉलेज लेना ज़रूरी है किसी भी एंट्रेंस को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। अगर आप उसी वीडियो को सेम टाइम बार बार देखोगे, आइदर इट्स माई चैनल और एनी अदर वीडियो, इट्स नॉट कंपल्सरी अबाउट एनी अदर, तो अगर आप किसी भी वीडियो को बार बार देखोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होने वाला है। तो अगर आप नोट्स बना लोगे, अगर आप नोट्स के साथ रहोगे तो बहुत इजीली आपको सारी चीज़ें अपने एक साइड में मिलेंगी और उसको फटाफट पढ़ के आप ख़त्म करोगे। ओके, सो आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो होल एंड सोल जो उसका मेन पॉइंट है वो सिलेबस ही होने वाला है। तो आज हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ, आपका सिलेबस क्या है, आपको बुक्स कौन कौन सी रेफर करना चाहती हूँ आज की इस वीडियो में बताऊँगी मैं। और जो भी लिंक विंक होगा वो सब डिस्क्रिप्शन में, आप हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक किया करो। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। और बहुत अगर आप वहाँ पर मुझसे अगर आप बात भी करना चाहोगे तो आपको बहुत ही ईजिली मैं वहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि मेरे से इस बार बहुत सारे बच्चों ने अपने डाउट्स कंप्लीट पूछे हैं और मैंने उनको बहुत ही जितना मुझसे हो सका मैंने उतना उनको इफेक्टिव आंसर देने की कोशिश की, और आई गेस ऑल ऑफ देम आर वेरी सेटिस्फाइड बाय माई आंसर्स। सो आई होप कि आप लोग भी मेरे आंसर से सेटिस्फाई होगे, जो भी आप उससे आप रिलेटेड आंसर क्वेश्चन पूछोगे। तो आज हम देखेंगे बुक्स को, सिलेबस को, और हम पहले देखेंगे फैकल्टी की नॉलेज देंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो LLB करवा रही है मतलब वो क्या चीज़ है, ठीक है। कैंपस की नॉलेज देंगे, कितने कॉलेजेस हैं, उनका टाइमिंग क्या है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट सी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो फुल देखना। हाँ, ये बड़ी वीडियो बनने वाली है, बट क्योंकि टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं आप सामने देख सकते हो। मैं फैकल्टी के बारे में बात करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी भी देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, ऑल अबाउट द एग्जाम्स, जो भी एग्जाम के ऊपर है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो गाइस प्लीज़ वॉच फुल। ओके, देन हम कुछ टिप्स भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एंड टाइम प्रिपरेशन करते हैं और फिर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, कुछ चीज़ें ना समझ आने की वजह से एग्ज़ाम जो होता है वो नहीं क्लियर हो पाता। तो बहुत ही जेन्युइन सी चीज़ है ये। तो अगर आपको अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, अच्छे से देना है, अच्छे से पेपर को निकालना है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। देन हम पेपर को एनालिसिस, इस वीडियो में पेपर एनालिसिस नहीं करूँगी, बट मैं आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग बताऊँगी किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। देन और उसी के साथ साथ हम पेपर लेवल को देखेंगे, कट ऑफ भी देखेंगे, और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं आपको साथ में बता रहूँगी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे पता है, मुझे लगता है कि पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि मैंने 2021 वाला ऑलरेडी पेपर एनालिसिस कर रखा है। तो उसकी वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, और आप इस चैनल पे विजिट करके देख सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट और जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ उनमें से मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स की वीडियो बना रखी है, तो आप उन टॉपिक्स को देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये पूरा जो चीज़ है मैं अगेन आपको इस वेबसाइट का जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, ये इस टाइम की जो इस बार जो DU-LLB की जितनी भी कट ऑफ्स आ रही हैं और जो भी चीज़ें हैं उन सब का जो है वहाँ पर मैंने उस लिंक से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे कि फैकल्टी ऑफ लॉ है क्या। तो DU-LLB की फैकल्टीज में आपको 3 सेंटर मिलेंगे, जो कि कैंपस लॉ सेंटर, जिसको हम इन शॉर्ट CLC बोलते हैं, जिसमें हर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है। देन आपका LC1 एंड LC2 है, ठीक है, और इनमें भी लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, CLC कुछ ज़्यादा प्रेफरेबल होता है स्टूडेंट्स के बीच में। देन अगर हम देखें तो जो भी आपका सीट एलोकेशन होगा वो आपका, जैसे कि अभी बच्चों का सीट एलोकेशन नहीं मिला है, आपका एडमिशन प्रोसेस तो होने वाला है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बट आपको जो सीट्स हैं वो कौन सा कॉलेज आपको, कौन सा सेंटर आपको अलॉट होगा उसके बारे में भी नॉलेज नहीं है, तो वो बाद में आएगा। तो ये चीज़ नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो CLC की टाइमिंग देखें तो CLC की जो क्लासेज है वो 8:30 से स्टार्ट होती है मॉर्निंग में,
और ये चलती रहती है और ये छतरा मार्ग जो है वहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये फैकल्टी ऑफ लॉ जो आप जाओगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत आसपास है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। LC1 का जो टाइमिंग है वो शाम मतलब इवनिंग टाइम है, शाम का, जिसको 2 बजे से स्टार्ट होती है और 7:30 पर वो खत्म होती है, ठीक है। उमंग भवन में ये क्लासेस लगती हैं। उसके बाद आपको जो सेंटर 2 है वो भी सेम उमंग भवन में ही लगता है, बट ये मॉर्निंग शिफ्ट है ये CLC, और इसका टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद इसको जो टाइमिंग है वो 8 से लेकर 2 o'clock तक पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक जो चीज़ें वो पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। देन अगर हम देखें कि एलिजिबिलिटी क्या है, बेसिकली जो क्वेश्चन होता है, कभी बच्चा किसी भी पेपर के लिए तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो एलिजिबिलिटी के लिए अगर देखो, ये वैसे PG कोर्स है, ठीक है, ये आपका PG कोर्स है। PG कोर्स है तो इसका मतलब आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, चाहे आपने 3 ईयर की हो, चाहे आपने 4 ईयर की हो। ऐसा कुछ कंपल्सेशन नहीं है कि आपको 3 या 4 में ही करना पड़ेगा, जितना भी आपकी ग्रेजुएशन है वो आप करोगे। देन जब आप देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा, कोर्स रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपने ले रखी हो तो चलेगा। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिया तो भी ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बट आपको यूनिवर्सिटी से लेना है ऑब्वियस है। और उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी प्लेस होता है, फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। सो वो चीज़ हो गया। अगर कैंडिडेट अपीयरिंग, नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन इज ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर फॉर द LLB, मतलब जो भी आएगा वो LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट है इसमें लिखा है कौन कौन नहीं एलिजिबल होगा, तो देखो लिखा है नो कैंडिडेट हु हैज़ पास्ड LLB फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी शेल अलाउ टू टेक एडमिशन, मतलब वो कोई भी बच्चा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता जिसने ऑलरेडी LLB कर रखी हो। अगर आपने ऑलरेडी LLB कर रखी है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, और लोगे भी क्यों, बट फिर भी एक जनरल चीज़ बता रखी है कि कोई मतलब कोई भी लूप होल ना रहे किसी भी चीज़ को आपको समझने में, ठीक है। नेक्स्ट है नो कैंडिडेट ऑन द रोल ऑफ द LLB ऑफ एनी यूनिवर्सिटी शेल बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन द LLB कोर्स अनलेस दे गेट द एडमिशन कैंसिल, मतलब वही है कि अगर आपने कर रखा होगा तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आपका एडमिशन कैंसिल भी हो रखा है तब भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, बट अगर नहीं हो रखा तो आप नहीं ले पाओगे यहाँ पर एडमिशन, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, अब मार्क्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि जब आप एडमिशन ले रहे हो तो मार्क्स क्या चाहिए होंगे। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं इन शॉर्ट, उसकी 50%, आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, ठीक है। और जो भी इक्विवेलेंट डिग्री उन्होंने ली होगी उसमें क्वालिफाइंग डिग्री जो भी होगा वो, OBC CW और PW इनके लिए 45% मार्क्स चाहिए, मतलब आप इन जनरल OBC लिख लेते हैं जिसमें आपको OBC PW और CW भी इंक्लूडेड है, तो आपको 45% मार्क्स लेना कंपलसरी है, ठीक है। और SC ST के लिए जो है उनका 40% भी अगर मार्क्स होगा तो भी वो इस यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो होप आपको एलिजिबिलिटी समझ आ गई है। एलिजिबिलिटी सिंपल से ये है कि आपको ग्रेजुएट होना है, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी चलेगा, और आपकी जो ग्रेजुएशन है PG में जो मार्क्स होने वाले 50% होना चाहिए एक जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए 45 और SC ST के लिए आपको 40% जो आपकी एलिजिबिलिटी जो मार्क्स रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, अब हम बात करते हैं बेसिकली सिलेबस के बारे में। इस वाली वीडियो में मैं आपको एग्जाम के बारे में बताऊंगी, किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट होता है और कब होता है, वो सब चीज़ें भी करेंगे, बट पहले हम सिलेबस देख लेते हैं जो कि बहुत ही वाइडर और बहुत टाइम टेकन है। तो सिलेबस देखते हो तो सिलेबस का जो मेन पॉइंट है, मेन एरिया जो है वो आपका लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और करंट अफेयर एंड GK। तो ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर देखो, वैसे मैं आपको बताऊँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है, और सेट पैटर्न ना होने की वजह से मार्क्स में बहुत मतलब नहीं समझ आता है कौन सा जो पेपर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर लेस इंपॉर्टेंट है, ओके। और ऐसा कुछ नहीं है कोई भी सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट लेस और कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी कोई भी जो सब्जेक्ट है वो रोल प्ले कर सकता है। आपको ये नहीं सोच के चलना कि लीगल से ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो लीगल पहले कर, मतलब लीगल ज़्यादा कर लो, मैथ्स से नहीं आता तो मैथ्स नहीं करो, रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन आता तो नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी मैंने यहाँ पर एरियाज़ बता रखे हैं, लीगल, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, GK, इन सबको आपको चांस देना है, मतलब पढ़ना है अच्छे तरीके से, सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अपनी तरफ से टारगेट करके चलो कि आपके 100 के 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। और अटेम्प्ट में आप उसको 90% राइट भी करने का पूरी स्ट्रैटेजी अपने साथ लेकर चलो, ये आप अपने माइंड में लेकर चलो, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो देखो, वैसे तो कोई सेट पैटर्न नहीं है, तो बताना है ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लीगल से इतने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिक्स से इतने क्वेश्चन आते हैं, कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं कहूँ ये एक अगर हम देखें तो ये आपका पाई चार्ट है, ठीक है। इसमें आपका 50% जो है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर आपका लेगा 45%,
45 इसके अंदर आपके यहाँ पर होगा आपके इंग्लिश, यहाँ होगा आपका मैथ्स और यहाँ होगा आपका रीजनिंग। इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने जैसे बाइफर्केशन किया है वैसे आप भी अपने साइड से कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है, मतलब जो भी है, तो अगर आप मैं आपको बताऊँ तो आप पेपर को खुद अपने आप से एनालिसिस करो। पेपर जितने भी PYQ है पेपर्स को अपनी साइड से एनालिसिस करो। पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ आप खुद अपने आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अब वैसे तो अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी ये वीडियो आपको मिलेगी नवंबर में ये वीडियो मिलेगी, और हम देखें तो जून या मैक्स जुलाई, ठीक है, उससे ज़्यादा आपका पेपर नहीं एक्सटेंड होगा। मतलब वैसे तो हो रहा है आजकल, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि इन जनरल ये जो टाइम पीरियड होता है यहीं पर आपके पेपर होते हैं। तो अभी आपके पास वेल इनफ टाइम है इसमें। इसके साथ आपको अपने ग्रेजुएशन के पेपर को भी करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम ग्रेजुएशन में भी होंगे, तो उनको भी इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये जो एरिया है आपका, यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की मतलब यहाँ पर आपको अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब अगर स्टार्ट इन द सेंस कि आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो। आपको ऐसे पेपर के लिए प्रिपरेशन मेरे हिसाब से तो आपको फैब में स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर फैब नहीं तो मार्च एंड है, मार्च के बाद आपको सही में एक अच्छा, मतलब अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और आपको चाहिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इस एंट्रेंस को क्लियर करो, तो मार्च इज द टाइम वेयर यू शुड स्टार्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, सो दैट आपको जो एडमिशन है वो कंफर्म रहे कि नहीं, यू विल गेट द एडमिशन दिस ईयर ओनली। ओके, सो इसलिए मैं कहती हूँ यहाँ पर करो। उसके बाद हम ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसको हम पार्ट वाइज पार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले आपका एरिया आता है लीगल का। लीगल जो अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपका जो 50% का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट लीगल कवर कर लेता है। ठीक है, ऑलमोस्ट बता रही हूँ, कुछ श्योरिटी नहीं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट 50% आपका जो एरिया है वो लीगल कवर कर लेता है। अब लीगल में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, लीगल में क्या क्या सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इंडियन पिनल कोड मतलब IPC, देन टॉर्ट, फैमिली लॉ, IPR। मैग्जिम्स जो है वो हर बार 1 या 2 पूछी जाती है, तो मैग्जिम्स जो आपको करना है वो आपको मतलब मैग्जिम आपको करने ही करने, और लीगल टर्म्स मतलब उसी मैग्जिम में आ जाएंगे। और लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट्स की मैं एक ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके लैंडमार्क जजमेंट को पढ़ सकते हो। मैंने अभी ज़्यादा उसमें वीडियोस अपलोड नहीं किए, बट जितनी वीडियोस अपलोडेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, और उसको मैं सीरीज वाइज कर रही हूँ, सीरियल वाइज कर रही हूँ, मतलब एक के बाद फिर नेक्स्ट जजमेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट जजमेंट, ऐसे चल रहा है। तो इसलिए उसको करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप उस जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट करो, वहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करने की अपनी साइड से फुल कोशिश की है, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं हर एक लीगल के हर एक सब्जेक्ट के अंदर घुसते हैं और एक एक पॉइंट को देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैकग्राउंड करना जरूरी है। बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो मैं बताती हूँ। बैकग्राउंड जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब, ठीक है, इन्फोर्स में कब आया। ओके, बस इतना ही वैसे बैकग्राउंड में, ज़्यादा और कुछ नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ लो, ताकि जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मिले। उसके बाद आपका आएगा यहाँ से मेन एरिया। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक बार मैं छोटा सा आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपनी साइड से ही बता देती हूँ। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे कि पहले आपको मिलेगा ऑफर। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा उसमें आपको मिलाएंगे हम एक्सेप्टेंस। ठीक है, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका बन जाएगा प्रॉमिस। मतलब आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर हमने एक प्रॉमिस कर दिया। इस प्रॉमिस में अगर आप कंसिडरेशन को ऐड कर देते हो, कंसिडरेशन को ऐड कर देते हो, तो यहाँ पर बन जाएगा अग्रीमेंट। और इस अग्रीमेंट में अगर आप लीगल ऑब्लिगेशन और इन्फोर्सिबिलिटी को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा मतलब बहुत वैसा हो गया, मैं एक बार और क्लियरिटी से लिखती हूँ। ये जो मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया ये इस बार के पेपर में आया हुआ था। तो पहले ऑफर में ऐड किया जाएगा एक्सेप्टेंस, यहाँ से बनेगा प्रॉमिस में आप ऐड करोगे कंसिडरेशन, इसके बाद बन जाएगा अग्रीमेंट, यहाँ पर अग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी को ऐड करोगे तो यहाँ बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो ये जो सीरीज है, ये इस बार ये जो पैटर्न है ये आया था इस बार, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आया था 2021 का, उसमें इसको पूछा गया था, तो इसको आप याद रख लो, ये बहुत ही ईजी है। अब इसमें आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि ऑफर कब होता है, एक्सेप्टेंस कब होता है, प्राइमरी स्टेज कौन सी होती है, ऑफर मतलब इनकी डेफिनेशन क्या है, सेक्शंस को मतलब देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका सेक्शन है 2H। ठीक है,
ऑफर का सेक्शन आई गेस 2A है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करो, मतलब इनके सेक्शंस को भी पढ़ो। वैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रिवीजन सेशन बना रखा है, रिवीजन सीरीज़ निकाली थी मैंने जब मैं 2021 वाले स्टूडेंट्स को वीडियोस दे रही थी, तो उस टाइम मैंने इसका रिवीजन सेक्शन स्टार्ट किया था। अगर आप उसको पहले देख के दोबारा उसको पहले देखते हो तो आप देख सकते हो, वो काफ़ी अच्छी वीडियोज़, बहुत शॉर्ट में मैंने उसको बताया था, और 4 वीडियो मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। तो इसीलिए, और वो रिवीजन सेक्शन था तो वो आपको समझ आएगा, बट उसके बाद आपको खुद एक बार रीड करना पड़ेगा चीज़ों को। और मैं आपको सही बताऊँ, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अगर आप लीगल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जिसका अभी आपको बेयर एक्ट अवेलेबल है, बेयर एक्ट है आप लोगों के पास, PDF फॉर्म में मिल जाता है, ज़रूरी नहीं कि बाय करना है आप लोगों को, तो आप बेयर एक्ट से पढ़ सकते हो। इनकी डेफिनेशन, ये आपको पूरा बेयर एक्ट नहीं पढ़ना, जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो कर लो, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेक्शंस भी इवन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पर बता दिया क्योंकि कुछ सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सेक्शन बताया है। बस एक कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन याद कर लो, फ्री कंसेंट का सेक्शन याद कर लो, और जो आपके इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके सेक्शन आप याद कर लो, बस वही आपको याद करना। उसके अलावा आपको सेक्शन के सेक्शन से कुछ याद नहीं करना। तो यहाँ पर आप कर सकते हो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को पढ़ लो अच्छे से। इनके प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना, जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि 2021 वाले ये प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। मतलब करने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। प्रिंसिपल फैक्ट के ऊपर ऑलरेडी मैं क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके दिखाया कि आपको किस तरीके से, कौन सी अप्रोच से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मैं और भी वीडियोस लाती रहूँगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो खुद भी क्लियर होते हैं, ठीक है। देन आपको एक कंसिडरेशन होता है, मैं आपको छोटा सा बता ही देती हूँ। कंसिडरेशन होता है कि जब मैं कोई सामान ले रही हूँ और आप उसके बदले मुझे कुछ दे रहे हो, आपका कंसिडरेशन होगी। जैसे मैंने आपको पेन दिया तो आपने मुझे पेन के लिए आपने मुझे 5 रुपीज़ दिए, तो यहाँ पर वो कंसिडरेशन होगी। मेरे लिए 5 रुपीज़ कंसिडरेशन है, आपके लिए वो पेन कंसिडरेशन है, इसलिए मतलब अदला बदली करना, ठीक है। उसके बाद आपको अग्रीमेंट पता होना चाहिए। अग्रीमेंट क्या होता है? जब कंसिडरेशन ऐड होता है तो एक अग्रीमेंट बनता है। अग्रीमेंट में अगर आप उसको लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, मतलब लीगल चीज़ें उसमें डालते हो कि अगर आपने ये अग्रीमेंट नहीं परफॉर्म किया तो हम लीगली कोर्ट जाएंगे, तो वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अभी मैं सिर्फ सिलेबस के ऊपर ही मतलब फोकस करना चाहती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक एक्सप्रेस होता है, एक इम्प्लाइड होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप है इसको भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। देन फ्री कंसेंट, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स 10 इसेंशियल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो मैंने इसेंशियल के लिए वीडियो बना रखी है, वहाँ पर आप देख लेना। अच्छा ये मैंने टॉपिक नहीं लिखा, तो 10 इसेंशियल्स कहाँ है पेन, तो 10 इसेंशियल को भी आपको पढ़ना है। देन उसके बाद आपका आता है फ्री कंसेंट। ये 10 इसेंशियल के अंदर आपको फ्री कंसेंट आता है। फ्री कंसेंट भी 5 टाइप की होती है, जिसमें आपका अंडर इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट है आपके फ्रॉड के, मतलब फ्री कंसेंट में आते हैं। देन आपको रेमेडीज पता होना चाहिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर प्रिंसिपल के क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो इसलिए ये वाले जो एरियाज हैं इनको आपको कवर करना चाहिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट को तैयार कर रहे हो स्टार्टिंग में। देन आता है आपका इंडियन पेनल कोड IPC, जो कि 1860 का है, 1860 का है, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड के ऊपर भी आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ कमीशन ने इसको बनाया था। ये क्वेश्चन आई गेस इसी बार का है। इसको किसने बनाया था? लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, तो गाइस यहाँ पर इसको रिपीट करना नॉट गुड। देन अगर आप इंडियन पिनल कोड को स्टार्ट करना तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आपको क्राइम एंड ऑफेंस पता होना चाहिए। क्राइम एंड ऑफेंस होता क्या है। देन आपको स्टेजेस ऑफ क्राइम पता होना चाहिए। 4 स्टेजेस होते हैं क्राइम की: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और आपका कमीशन। अटेम्प्ट और कमीशन में एक बहुत माइन्यूट से डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो में, तो गाइस वो वीडियोस देखो। देन आता है आपका जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन भी आपको पता होना चाहिए। अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेडिशन, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, चीटिंग। देन आपका आएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, रेप एंड ऑफेंस अगेंस्ट विमेन। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक ही पॉइंट में बता दिया, बट इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैंने एक एक वीडियो का, हर एक टॉपिक का मैंने अब तक इस चैनल पे वीडियो डाल चुकी हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो वो वीडियोस का लिंक मैं आपको दिख रहा होगा आस पड़ोस में, नहीं तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैं ये हर एक चीज़ को दूंगी। और गाइस ये पूरा चैनल ही इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो आप इस पूरे चैनल को एक बार, हर वीडियो को, हर प्लेलिस्ट को विजिट करो, आपको बहुत ज़्यादा स्टफ़ मिल जाएगा। और जो चीज़ें बच रही हो मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी, तो आप उसकी टेंशन ही मत लो कि क्या क्या चीज़ें बच रही हो, मैं लेकर आऊँगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही आराम से मिल जाए और उसको आप फर्स्ट एक्सेस कर पाओ। देन आते हैं हम टॉर्ट के टॉपिक पे। टॉर्ट एक आपका अनकोडिफाइड लॉ है। टॉर्ट आपका अनकोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड लॉ है, ठीक है। अच्छा, आपको अनकोडिफाइड लॉ, कोडिफाइड लॉ ये सब पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है। देन आपको
कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी पता होने चाहिए। तो ये सब जो टर्म्स हैं ये मैं आपको बताती चलूँगी साथ साथ छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू, बट वो भी आप देखते रहिएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, जो कि मुझे लगता है कि अब तक आपने कर लिया है, और अगर अभी तक नहीं तो गाइस डू। देन आपका आता है, अगर हम टर्म में बात करें तो आपको जनरल डिफेंस के बारे में पढ़ना चाहिए, वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में पढ़ना चाहिए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में पढ़ना चाहिए, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डेफेमेशन। ये सब टॉट इतना ज़्यादा मतलब बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, बट इसमें भी आपके इस बार प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन को पूछा गया था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन इस बार इतने ज़्यादा आ गए हैं, इनका नंबर इंक्रीज़ हुआ है, तो इनको आपको सॉल्व करना, इनकी ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से इनका अप्रोच क्या होना चाहिए, आप लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका नेक्स्ट लीगल में आपका फैमिली लॉ की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप हिंदू लॉ में जब आप पढ़ोगे, हिंदू लॉ में आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर अडॉप्शन, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, डाइवोर्स और मैरिज कैसे की जाती है, और कुछ सेक्शंस को यहाँ पर आपको पढ़ लेना चाहिए। देन आपका रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या होता है, वो कौन सा सेक्शन होता है, जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, वो सब चीज़ें जो होती हैं आपको पढ़ना चाहिए। और हिंदू लॉ पे मैंने बहुत ही अच्छी और बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने आपको दे रखी है अपने इसी चैनल। सो गाइज गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर दे रखी है। और मुस्लिम लॉ के ऊपर मुझे भी वीडियोज़ बनानी है तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगी। और अडॉप्शन के ऊपर अडॉप्शन का भी टॉपिक आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। IPR अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर इस बार आई गेस 2 से 4 क्वेश्चन आए हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 4 क्वेश्चन तो हैं। IPR में आपको कॉपीराइट पढ़ना पड़ेगा, कॉपीराइट पता होना चाहिए, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, GI टैक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इस सेक्शन में आपको इनके ईयर्स पता होना चाहिए, कितने टाइम के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। कोई अगर इंपॉर्टेंट इसके ऊपर ट्रीटी है, जैसे बुडापेस्ट की ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। वीपो जो कि आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मेशन ईयर पता होना चाहिए, इसका मेन वर्क क्या है वो पता होना चाहिए। इसको ऐसी कोई रिपोर्ट निकालता है, हाँ कोई रिपोर्ट निकालता है, ये भी देख लेना आप। अगर रिपोर्ट निकालता है तो इंडिया की कौन सी रैंक है उसमें इस बार, वही पता होना चाहिए। प्रीवियस रैंक क्या आती है एक बार उसको भी चेक कर लेना, ठीक है। तो ये ऐसे आप क्वेश्चंस को करना शुरू करो। कॉपीराइट आपको आपके एक्सप्रेशंस में मिलता है, ठीक है। पेटेंट आप जो भी इनोवेशन करते हो उसके ऊपर मिलता है। ट्रेडमार्क जो भी आपका काम है, जैसे कि आप रजिस्टर करवा लेते हो ना अपने ट्रेडमार्क को, वो होता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी होता है। देन आपका GI टैग, किसी एरिया के किसी प्रोडक्ट के ऊपर GI टैग मिलता है, जैसे कि कश्मीर का सैफरॉन, कश्मीर का है वो, कश्मीर के लोगों को उसका जो GI टैग मिलता है वहाँ पर, ठीक है। सो अगर अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी पॉलिटी का एक मतलब 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए पूरा एक वीडियो मैंने बना रखा है, जहाँ पर आपको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको वहाँ पर बता रखे हैं। तो आप वहाँ से वो सारे वीडियोस, वो सारे टॉपिक्स को देख सकते हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को करना चाहिए फॉर नाउ। सो आज मैं उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा रिपीटेटिव फॉर्म में बताने वाली हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की चीज़ें क्या थी, ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो किस तरीके से बना, आपको वो देखना। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनने से पहले काफ़ी सारे एक्ट्स आए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, मॉडल लिमिट रिफॉर्म्स हो गए। ये वाले जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। देन जितनी भी कमेटी एंड कमीशंस बनाई गई थी उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि कमेटी और कमीशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये आपके टॉप फेवरेट टॉपिक हैं, और ये आपसे पूछे ही जाते हैं ऑल एंड ओवर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। और अगर ड्यू की बात करें तो वो पूछते हैं, ठीक है। देन आपका आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बताना है, क्या लर्न करना है कि कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मेंबर्स कितने थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देन फिर पार्टीशन के बाद कितने मेंबर्स रह गए। देन आपको बताना है कि मुस्लिम लीग से कितने थे और कांग्रेस के कितने थे, विमेंस कितनी थी, टोटल विमेंस कितनी थी, जो स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड एरिया वाले होते हैं वो कितने थे, SC/ST वाले। तो आपको उनके नंबर्स थोड़े से कैलकुलेट, मतलब उसको आपको याद करना पड़ेगा, सो दैट अगर उससे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर पाओ इजीली, ठीक है। और देन हम बात करेंगे उसके बाद आपको प्रियम्बल जो है, आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो फिर अब आप सुन लोगे जब प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो उसे कौन लाया था, ठीक है, नेहरू जी लाए थे, कब लाए थे वो भी आपको पता होना चाहिए। और अब तक इसमें कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, एक ही अमेंडमेंट हुआ 42, कितने वर्ड्स को ऐड किया गया था, कौन कौन से वर्ड थे,
ये सारी चीज़ें आपको जब आप प्रियम्बल पढ़ो तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रियम्बल से ऑल एंड ओवर इतनी चीज़ें होती हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे कि कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी है प्रियम्बल के ऊपर, जैसे कि बेरुबारी 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 देन आपका केशवानंदा केशवनंदा सबनंदा, ये सारे जो केसेस हैं, जैसे बेरुबारी में कहा गया है कि प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहीं केशवानंद ने इसको ओवररूल करते हुए कहा कि पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसीलिए जो इसके रिलेटिव जितने भी केसेस हैं, जब भी आप कोई भी टॉपिक को उठाओ तो उससे रिलेटिव जितनी भी केसेस हैं उनको भी साथ साथ करते जाओ, सो दैट जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में भी क्लियर होती जाए। क्योंकि अगर आप टॉपिक के साथ साथ केसेस को करोगे बहुत ही इजीली आप उन सब चीज़ों को याद कर पाओगे। ठीक है। देन स्केड्यूल्स, कितने स्केड्यूल हैं, पहले कितने थे, रिसेंट में कितने अमेंडमेंट्स हुए स्केड्यूल में, कौन कौन से, मतलब एक पर्टिकुलर स्केड्यूल में भी अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है तो वो कौन सा है, और स्केड्यूल की आपको बहुत अच्छी ट्रिक भी मैंने बता रखी है। तो ये सब चीज़ें आपको साथ साथ करना पड़ेगा। सोर्सेज कितने, मतलब कौन कौन से सोर्सेज है, क्या क्या लिया गया, जुडिशरी कहाँ से ली गई हमने, इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से ली है, और हमारा जो प्रियम्बल है उसका सोर्स क्या है, उसकी लैंग्वेज का सोर्स क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इसमें पता करनी पड़ेंगी। ठीक है। देन अगर हम कुछ पार्ट्स की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनमें से आप एक भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते अगर आप सही में एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हो। तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 4A, देन पार्ट 5। ये सारे जो पार्ट हैं ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप यूनाइटेड टेरिटरी की बात करो तो 1 से लेकर 4 आर्टिकल है। 1 आर्टिकल बात करता है, 1 का फर्स्ट क्लॉज बात करता है कि इंडिया, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत shall be the union of state। ठीक है, ऐसी कुछ लाइन बोली गई है वहां पर। तो ये आपको बोला गया है जब आप बेयर एक्ट का फर्स्ट आर्टिकल का फर्स्ट क्लॉज पढ़ोगे तो उसके बाद सेकंड बात करता है कि आपको लॉ लाना पड़ेगा अगर आप किसी बाउंड्री में ऐड और डिलीशन कर रहे हो। थर्ड बात बोलता है कि अगर आप स्टेट के अंदर कोई भी चेंज कर रहे हो, मतलब किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर रहे हो तो वहाँ पर होगा। 4 बात करता है कि अगर आपने इन दोनों आर्टिकल के अंदर कुछ भी चेंज किया तो आपको 4 आर्टिकल में अमेंड करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसमें बोला है कि फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को भी आपको अमेंड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पार्ट के 4 आर्टिकल में ऐसे एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है। देन सिटीजनशिप, कितने आर्टिकल्स सिटीजनशिप में 5 से लेकर 11 तक, इन सिटीजनशिप मतलब इनके आर्टिकल्स को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको तो अगर आप छोड़ के चले गए तो आपने कुछ नहीं प्रिपेयर किया है, समझ लेना कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से, क्योंकि फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके जितने भी जजमेंट्स हैं, और इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, आपके 12 से लेकर आपके 35 तक के आर्टिकल है। बेसिकली माना जाता है, हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट में आपके आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और 32 तक रहता है। बट ये जो स्टार्टिंग के आर्टिकल है ये भी इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट का आपको करना है। डायरेक्टिव टू द स्टेट पॉलिसी, इसको आपको याद नहीं करना है, बट कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं उनको आपको पढ़ते हुए चलना है। मैं इन पॉइंट को भी अगर मैं आपको और किसी वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो मैं आपको नेक्स्ट और वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको रिसेंट में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कुछ दिनों में उसको लाने की पूरी कोशिश करूंगी। बट इसके ऊपर ही मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी कि एक आर्टिकल कौन कौन से स्पेसिफिकली आर्टिकल आपको पढ़ना और आर्टिकल में आपको कौन कौन से कीवर्ड के साथ उसको याद करना है, सो दैट कि जब आपके पेपर में वो क्वेश्चन आए तो वो जो कीवर्ड आपने आर्टिकल पढ़ते टाइम याद किया होगा वो आपको याद आ जाए। ठीक है। देन फंडामेंटल ड्यूटी, कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन से यहाँ पर कोई अमेंडमेंट हुआ है कि नहीं, अगर अमेंडमेंट हुआ है तो कौन सा, कौन से ईयर में उसको अमेंड किया गया, ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल ड्यूटी में पढ़नी पड़ेगी। कितनी इस टाइम ड्यूटीज है हमारे पास, स्टार्टिंग में कितनी ड्यूटी थी, वो सारे क्वेश्चंस आपको फंडामेंटल ड्यूटी से पढ़ने पड़ेंगे। और द यूनियन से अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट देखो तो 50% क्वेश्चन आपका यूनियन से उठता है। ठीक है। और 50 समझ लो, और आपके फंडामेंटल राइट से 30% आपका फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, और जो रिमेनिंग बचा वो आपके आगे पीछे वाले एरिया से आता है। और अगर मैं एक एक पॉइंट पे बताऊँ, अब देखो फंडामेंटल राइट तक, फंडामेंटल ड्यूटी तक तो मैंने आपको वहीं पर बता दिया। अब उसके बाद के जो आर्टिकल्स है, देखो मैंने इनको ना बहुत आगे पीछे लिखा है तो उसकी टेंशन मत लो, बस मैं आपको बता रही हूँ कैसे पढ़ना है। ठीक है। आप सबसे पहले आप पढ़ो, ये थोड़ा सीक्वेंस वाइज है कि आपको इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप प्रेसिडेंट पढ़ो। प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है, पहली बात तो मैं बात कर रही हूँ उस टाइम पार्ट 5 की। पार्ट 5 के आर्टिकल स्टार्ट होता है 52 से स्टार्ट होता है। तो 52 आर्टिकल क्या बात करता है ये पता होना चाहिए। ये बात करता है कि हमारा प्रेसिडेंट होने चाहिए, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। जहां पर अच्छा, यहाँ पर 2 वर्ड है, एक है आपका शेल और एक है आपका मे। जो शेल वर्ड जहां यूज हो रहा है वो आपका कंपल्सरी है, जहां पर आपका मे वर्ड यूज हो रहा है वहां पर आपका ऑप्शनल है। ठीक है।
तो ये दो वर्ड जो है आप देख सकते हो, आपको जब भी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मिलेंगे। देन आपको जब प्रेसिडेंट पढ़ो तो प्रेसिडेंट की पावर्स पता होनी चाहिए, उनका इम्पीचमेंट का प्रोसीजर पता होना चाहिए, उनका किस तरीके से इलेक्शन होता है वो पता होना चाहिए, उनकी एज क्या होती है वो पता होना चाहिए, और उनका इलेक्शन का प्रोसीजर वो तो मैंने आपको बता दिया, और उनकी ओथ कौन कराता है ये आपको पता होना चाहिए। और अगर एलिजिबिलिटी री इलेक्शन के लिए आ सकते हैं कि नहीं, आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल सकती हैं, आपको आर्टिकल वाइज पता करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, सेम जितने भी जजेस हैं उनको किस तरीके से अपॉइंट किया, तो कौन सा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के लिए, 124, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट इस तरीके से। देन आपको कैग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस टाइम कैग है कौन ये भी पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल आपको 76 डील करता है, एडवोकेट जनरल के लिए 165 होता है आई गेस, और 165 चेक करो एक बार। तो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल आपको पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल तो आपकी सेंटर की पोस्ट है, एडवोकेट जनरल आपकी स्टेट की पोस्ट है। एडवोकेट जनरल काफी सारे हो सकते हैं बट अटॉर्नी जनरल आपका एक होगा। इस टाइम आपके अटॉर्नी जनरल है के वेन्यूगोपाला, ठीक है। तो ये आपको पता है, अटॉर्नी जनरल के साथ सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक है। तो वो कौन है, तो इस तरीके से आपको जब आप एक टॉपिक को पढ़ोगे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे, MC सीतलवाड़, ओके। रिसेंट में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मतलब फर्स्ट लास्ट अभी कौन है, लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन है, क्योंकि इस बार लॉन्गेस्ट सर्विंग और शॉर्टेस्ट सर्विंग का भी CGI के ऊपर क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इसलिए इमरजेंसी प्रोविजन, इसका आप सोर्स पढ़ लेना कि कहाँ से इसको लिया गया है। मतलब इमरजेंसी के टाइम में कौन कौन से फंडामेंटल राइट जो होता है वो आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। इमरजेंसी के टाइम में आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड नहीं होते हैं, वो है आपके 20 एंड 21। ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। तो इसीलिए आर्टिकल 20 आपका बात करता है कन्विक्शन के ऊपर। तो इस तरीके से आप जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इमरजेंसी के टाइम में आपके जो फंडामेंटल राइट है वो जर्मनी से, ठीक है। उसके बाद आप अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा, 368, कौन सा पार्ट है, अमेंडमेंट कितने टाइप से किए जाते हैं, और अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, रिसेंट हो कौन सा अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के अंदर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन आप पार्लियामेंट के बारे में, जो लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट को मैंने बहुत ही अच्छे से एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि यूनियन में किस तरीके से बाइफिकेशन होती है, स्टेट में किस तरीके से बाइफिकेशन होती है, क्या क्या पॉइंट्स सिमिलर हैं, कहाँ पर डिफरेंस है, वो सब मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में आप जाकर जरूर उसको विजिट करना, उसको देखो, उसको स्टार्टिंग से एंड तक देखो, फुल देखो, आपको हर एक पॉइंट पार्लियामेंट से रिलेटेड समझ आ जाने वाला है, ठीक है। देन आपका आता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, इनको आप स्किप नहीं कर सकते, पढ़ना है। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, कौन सी ऐसी पावर जो सिर्फ स्पीकर के पास ही है, ये आपको पता है। डेप्यूटी स्पीकर, अगर स्पीकर नहीं रहते तो कौन काम करता है, डेप्यूटी स्पीकर। तो इस तरीके से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा, आपके जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आपके वीपी, इनको कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, क्योंकि वो इंसान वीपी है इसीलिए वो राज्यसभा का मेंबर है, इसे कहते हैं एक्स ऑफिशियो, ठीक है। एक सेकेंड, देन आपका जितनी भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जितनी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जितनी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और आपके पोस्ट हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। जो पोस्ट है उनके आर्टिकल, क्योंकि वही सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मानोगे जिनका आर्टिकल होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होंगे उन्हीं को मानोगे ना। तो उनके आप आर्टिकल्स को पढ़ लेना, कौन कौन से आर्टिकल, उनकी एलिजिबिलिटी, एज क्या है, कब तक वो रहते हैं, और वो कौन सा काम करते हैं, अगर उनको रिमूव करना है तो क्या प्रोसीजर होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन बिल्स कितने टाइप के होते हैं, देखो वैसे देखा जाए तो दो टाइप की बिल में देखते हैं, एक होता है आपका ऑर्डिनरी, एक होता है मनी बिल, ठीक है। और मनी बिल का तो एक पर्टिकुलर आर्टिकल है 110, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल का क्या टाइम पीरियड होता है, 6 मंथ प्लस 6 वीक, और मनी बिल को राज्यसभा के पास कोई मेन पावर नहीं होती। मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही आता है और मेन पावर जो होती है वो लोकसभा के पास होती है। राज्यसभा में वो 14 डेज के लिए जाता है, अगर वो 14 डेज में यस बोल देते तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें मनी बिल अगर पास करना है तो होगा ही। तो इस तरीके की चीजें आपको, देखो मैंने बहुत ही ऊपर चीजें बताई हैं, वैसे इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा डेप्थ में इस लेवल पर जाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आपको इतना तो पढ़ना है कि अगर इसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो समझ आए। मतलब एक लेवल आपको डाउन होना पड़ेगा जब आप इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओके। सो वो सारी चीज़ें आपको करते हुए चलना है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर आपकी जॉइंट सिटिंग और जॉइंट सेशन दो चीज़ें होती हैं, जॉइंट सिटिंग एंड जॉइंट सेशन,
ओके। जॉइंट सिटिंग और जॉइंट सेशन, इसको भी आप पढ़ लेना, इनका भी आर्टिकल्स हैं, इनके भी आर्टिकल्स हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें वीडियोस लेके आती रहूँगी ताकि आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। आपको यही चैनल ऐसा होना चाहिए कि अगर आप एक चैनल फॉलो कर रहे हो तो अच्छा, अगर आप कोई भी चैनल फॉलो करो, इट्स आइदर मी और एनी अदर, ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप मेरा ही चैनल फॉलो करो। बहुत सारे चैनल हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एज ए स्टार्टिंग स्टेज में कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप जो भी चैनल फॉलो कर रहे हो उसकी अगर आप उसको फॉलो करो, फॉलो का मतलब है कि उसके फर्स्ट पॉइंट से लेकर उसके 100 पॉइंट तक आप उस चैनल को देख रहे हो, तो उस अगर पॉइंट पर हो, तो अगर आप मेरे चैनल पर हो तो मैं अपने चैनल का आपको एग्जाम्पल दे दूँ, आप हर एक वीडियो को देखो और उसके साथ उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अगर आप अभी से नोट्स बनाते हो। नोट्स बनाओगे, नोट्स को इम्पॉर्टेंट कहने का मेन रीज़न क्या है कि आप जब अपने लास्ट स्टेज में होगे प्रिपरेशन की, जब आपके पेपर के 1 मंथ या 15 डेज बच रहे हैं, 1 वीक बच रहा होगा, तो वो जो आप नोट्स बनाते हो ना, वो यहाँ पर काम आते हैं। अभी आपका नवंबर चल रहा है, लेट्स सपोज जुलाई में पेपर होता है, काफ़ी टाइम है, तो जुलाई में अगर आपको नोट्स रिवाइज करना है तो नवंबर से आपको नोट्स, ये तो है नहीं कि आप नवंबर की अब वापस आप जुलाई में, लेट्स सपोज अब जुलाई के लास्ट पॉइंट पर हो, आपका पेपर है 29 जुलाई को, ठीक है, और आप जुलाई के लास्ट पॉइंट में, अब आप ये तो नहीं होगा कि आप 20 जुलाई को वीडियोस देखने बैठोगे, क्या ही मतलब ऐसा नहीं कर सकते ना आप। तो नवंबर से आप वीडियोस को जो भी देख रहे हो, चाहे हम किसी के भी चैनल पर देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करो, बट मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, तो आप कर सकते हो मेरे चैनल को फॉलो। तो कर दो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस चैनल पे, DU LLB से रिलेटेड, MHCT, BHU, जितनी भी आपके 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो सब आपको बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। आपको उसका सिलेबस बताने वाली हूँ, किस तरीके से आपको अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को रखना है, सो दैट आप अपने एंट्रेंस को अच्छे से क्रैक कर पाओ, और किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉपिक्स को मैं आपको खुद कुछ टॉपिक्स के बारे में नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूँगी। कुछ वीडियोज़ आती रहेंगी आपको डेली, तो आप देखते रहना, ओके। तो आपको नोट्स इसी पॉइंट पर मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाना, तो आप अपने नोट्स को बनाओ। देन अच्छा, मैंने यहाँ पर ऑर्डिनेंस क्या लिखा है, मैंने ऑर्डिनेंस को पढ़ना है। देन गवर्नर, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला पोस्ट मुझे यहाँ ऐड करना था, गवर्नर, जो भी मैंने आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पर बताया वही सारा आपको गवर्नर के टाइम पर पढ़ना है। फंड्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 3 टाइप के फंड्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से फंड्स होते हैं, वो आपको 3 टाइप के फंड्स पता होने चाहिए। अगर वो आर्टिकल में मेंशन है, अगर क्या मतलब वो आर्टिकल में मेंशन है, तो आपको आर्टिकल भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को करते रहो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, और आपको इस चैनल पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, जहाँ से मैंने स्पेशली बेयर एक्ट से पढ़ा है। और जब मैं अभी थोड़ी देर में बुक्स को आपको बताऊंगी, तो मैं आपको जो भी बुक्स बोलूँगी गाइज, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप सच्ची में आप बहुत ही अच्छे से पेपर को निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश। बहुत मतलब इंग्लिश का क्या देखा जाए तो इंग्लिश के जो सेक्शन है वो कम होते जा रहे हैं ईयर टू ईयर, बट हाँ, आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, RC है, वो नहीं कम हो रहा है, वो आता ही आता है। वो कैप पहले से बहुत कम हो गई है, वो कैप अब दिखती नहीं है मेरे को पेपर में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा आते हैं, हर ईयर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, और 5 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, और उस 5 क्वेश्चन को उस पूरे पैरा को पढ़ के आप इन 5 क्वेश्चंस का बहुत ईजिली आंसर कर देते हो। तो उस पूरे पैरा को, जो कि काफ़ी बड़ा होता है और थोड़ा ट्रिकीनेस होती है उस पैरा में, उसको आपको पढ़ने के लिए, उसको आपको समझने के लिए आपको अपनी रीडिंग स्पीड पर काम करना पड़ेगा। रीडिंग स्पीड पर काम करने के साथ साथ जो भी वहाँ पर वोकैब है, क्योंकि किसी भी पैरा को समझने के लिए उसके वोकैब्स को पढ़ना समझना जरूरी होता है। जब आप वोकैब्स को समझ जाओगे, वोकैब्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी अच्छे से समझ पाओगे, और देन आप अपने क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर पाओगे। इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और इससे पहले आपको रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और अगर मैं रीडिंग स्पीड के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स बताऊँ तो वो आपका है न्यूज़पेपर, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर जो है वो इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। इंग्लिश के अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज में इसको नहीं किया जाता, तो इंग्लिश को समझने के लिए भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी होगा। और जो करंट अफेयर का सेक्शन होगा वो आपका इंग्लिश से कवर हो जाएगा। जीके के सेक्शन में भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आपके इस न्यूज़पेपर से कवर हो जाएंगी। जो भी जीके में आपका रिसेंट में, जो भी करंट अफेयर में रिसेंट में चल रहा है, वही घुमा फिरा के आपसे जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर लेट्स सपोज कोई वोकैब आती है, जब आपकी वोकैब आएगी, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इस वोकैब से आप यहाँ पर उसको कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ने के लिए, ओके। और अभी आपका वेल इनफ टाइम है, तो आप पढ़ सकते हो। मैथ्स देखो, 2020 में मैथ्स नहीं थी, 2020 में मैथ्स नहीं थी, और आई गेस 2019 में भी मैथ्स नहीं थी, या फिर एक आध क्वेश्चन होगा। तो और इस बार 2021
में 2 क्वेश्चन आए थे मैथ्स से, क्वेश्चंस आए थे आपके मैथ्स से, और वो 2 क्वेश्चंस थे आपके एवरेज से एंड प्रॉफिट एंड लॉस से। तो एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हो कि है इसमें, इनमें इन टॉपिक्स में जान है, ठीक है। बट इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहो तो आप टाइम एंड वर्क कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, परसेंटेज कर सकते हो, एज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, और आप प्रॉफिट एंड लॉस को करोगे। तो ये जो 4-5 टॉपिक है आप इसको ही अच्छे से कर लो, और अगर आप पेपर से पहले 100 and 200 के अप्रॉक्स क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो इन सभी टॉपिक्स से, तो मुझे लगता है कि आप बहुत इजीली इसको कर लोगे, बहुत इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से। और अब रीजनिंग देखो, रीजनिंग के ना जो नंबर होते हैं बहुत ही आपको मतलब अच्छे से मिल जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही नॉमिनल लेवल की आती है, बहुत ही अंडरस्टेबल फॉर्म में आती है, और आप उसको बहुत ही आराम से कर सकते हो। जैसे ब्लड रिलेशन, देखो पहला टॉपिक आपका ब्लड रिलेशन आपको डेली प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। डेली प्रैक्टिस करोगे तो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़े ट्रिक्स, ठीक है, थोड़ा स्पीड की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ऐसे करना है कि बिना पेपर पेन यूज़ के आप उसको समझो। वैसे ऐसी बात नहीं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस करने के लिए पेपर पेन आपको जरूर यूज करना है, पेपर पेन जरूर यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चंस को माइंड में सॉल्व करने से बेटर है कि उसको लिख के सॉल्व करने से क्या होगा कि देखो आपके पास टाइम वेल इनफ है, ठीक है, वेल इनफ टाइम है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम है। तो उसके लिए आप जब हम पेपर को करते हुए देखते हैं ना चीज़ों को, तो वहाँ पर आपको जब आपको टाइम बचता है तो रीजनिंग के लिए आप पेन और पेपर को ज़रूर यूज़ करो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए पेन और पेपर यूज़ करोगे तो क्वेश्चन का राइट होने का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए पेन और पेपर आप हर क्वेश्चन में यूज़ करो, मेरे मुंह से निकल गया तो मत यूज़ करो, बट आपको यूज़ करना है। डायरेक्शंस ज़रूर बहुत, मतलब इसको अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तब भी हो जाते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको 50-50% करके चल रहे हो तो आप कर लोगे। पजल्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एनालॉजी के लिए भी कर लोगे, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है ब्लड रिलेशन और पजल्स के लिए आपको पेपर पेन को बहुत अच्छे से यूज़ करना, और इनके जो जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो आपको पता होना जरूरी है। देन आते हैं करंट अवेयर। मैं ये मान के चल रही हूँ कि 2022 का जो पेपर है वो आपका जुलाई में कंडक्ट हो जाएगा। देखो एक्सटेंड होने के पूरे चांस है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो भी सकता, नहीं हो सकता, बट आप अपनी लास्ट डेट जुलाई लेकर चलो। जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड होता जाएगा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जुलाई तक देख रहे हो तो आपको जून तक का मेरे को लगता है करंट अफेयर आता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपका 1 जुलाई का पेपर है तो 1 जून तक का आपको करंट अफेयर होना चाहिए, पूरे जून का पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब पेपर से 1 महीने पहले तक आपको करंट अफेयर पढ़ना होता है, उसके बाद को आप मतलब उससे जो पेपर से 1 महीने पहले का जो करंट अफेयर होता है उसको आप स्किप कर सकते हो, अगर वहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा कुछ ऐसा ना हुआ जो पेपर को कैच कर सकता है, ओके। तो इसलिए, और जैसे कि इस बार का पेपर मेरे को याद है कि अभी ओलंपिक्स हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, है ना, टोक्यो ओलंपिक्स जो आपके सितंबर में हुए थे, जुलाई और सितंबर के टाइम पे, ठीक है। तो अब ये तो नहीं, अब बहुत सारे बच्चे, देखो टोक्यो ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट था तो इससे क्वेश्चन बन सकते थे बट नहीं बने, बट आप इसको पढ़ के जो बच्चे गए थे उनको थोड़ा तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो जाए, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है अपने माइंड में। टोक्यो ओलंपिक्स आई गेस आपको अगस्त में हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा उसके 1 महीने के आसपास का अगर आप करंट अफेयर छोड़ भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वो इतना रिसेंट का नहीं पूछते, ठीक है। अब अगर आप कर ही रहे हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे कौन कौन हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं जब भी आप पेपर पढ़ो। अवार्ड्स बिल्कुल मत छोड़ना, अवार्ड्स इस बार आई गेस 6 to 7 क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। बुक्स 1 क्वेश्चन आया बुक से। स्पोर्ट्स इस बार आया नहीं बट वैसे आता है, स्पोर्ट्स से आए, अवार्ड में मिला के स्पोर्ट्स का, बट स्पोर्ट्स का ऐसा क्वेश्चन नहीं है। रैंकिंग से क्वेश्चन आता है हर साल बट इस साल नहीं आया, तो ये मतलब नहीं कि रैंकिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव इस बार एक आया है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, कुछ भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए। और करंट अफेयर के ऊपर भी अगेन मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वहाँ से आप देख लो। जीके के सेक्शन की बात करते हैं तो जीके के सेक्शन में आपके पास आता है यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन। तो जीके के सेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो आप यूनाइटेड नेशन में कर सकते हो। यूनाइटेड नेशन की जितनी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और उसके इंटरनेशनली जितने सब काम करते हैं उनके इनिशिएटिव्स आपको पता होने जो रिसेंट में स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब हो रहे हैं, वो सब इससे रिलेटेड आपके जितने भी करंट अफेयर होने हैं, जितने भी करंट, कोई रिसेंट न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, और कोई रिसेंट में न्यू रिजाइन किया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और अगर हम पूरा स्टैटिक जीके का पॉइंट पे जाए तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के फैक्ट्स
थोड़ी सी ज्योग्राफी और थोड़ी सी साइंस। इस बार तो साइंस का भी पोर्शन था पेपर में, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें आप एक बार रीड मार लो कि आपको इतना है कि अगर पेपर में सुन लो तो हो जाए। और ये पूरा जीके का सेक्शन मैं आपको बताऊँ, ये पूरा का पूरा करंट अफेयर पे रिलाई करता है, क्योंकि अगर आप यूनाइटेड नेशन को भी देखो तो वो करंट अफेयर के सेक्शन से आएगा। आपसे यूनाइटेड नेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मतलब पूछे जाते हैं बट थोड़ा सा करंट अफेयर से उसका ज्यादा लिंकअप होता है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि इस बार आई गेस वो क्वेश्चन था कि ट्रस्टशिप काउंसिल ने अपना वर्क जो है वो खत्म कर दिया, तो ये क्वेश्चन बना था, मुझे याद है मैंने जब पेपर एनालिसिस किया था उस टाइम मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो इसीलिए जो करंट अफेयर वाला जहां पर आपको करंट अफेयर का जीके का सेक्शन मिलता है वो आप जाकर अपनी कॉपी में उसको पढ़ लो, मतलब जहां से भी आपने उसको लिखा है फिर आपको पढ़ना है तो वहां पर आपने जीके के सेक्शन से जाकर उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। देन आते हैं अबाउट एग्जाम, मतलब ये जो स्लाइड होनी चाहिए वो स्टार्टिंग में होनी चाहिए बट ये लास्ट में होगी। तो अगर हम अबाउट एग्जाम को देखें तो इसके हेड और डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम कौन सा है, वो ऑनलाइन मोड में होगा जो कि सीबीटी मोड है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो कंडक्ट एनटीए कराता है, इस बार एनटीए ने बीएचयू का पेपर में काफी दिक्कत कर दी है, मतलब बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर था बीएचयू का इस बार, ठीक है। देन आपका आएगा एग्जाम मोड। एग्जाम मोड कौन सा, एमसीक्यू फॉर्म में होता है, सारे मतलब फॉर्मेट में होता है आपके एग्जाम मोड, मतलब। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कंटेन करता है और एक नेगेटिव मार्किंग में आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, मतलब अगर आप एक गलत क्वेश्चन करोगे तो ये मैंने लिखा हुआ है कि आपके 4 मार्क्स होता है, 1 मतलब मार्क्स जाता है। और एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो टोटली इंग्लिश का है, इंग्लिश में आपके सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मेरे को अबाउट एग्जाम में, ये तो बेसिकली आपको पता ही होगा बट एक बार क्विकली मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो लास्ट कुछ पॉइंट्स मेरे पास बताने हैं, जैसे कि इसी स्लाइड में आपको बुक्स को बताऊंगी कौन कौन सी बुक्स को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप बने हो अभी तक और आपको बुक्स भी देखनी है, कौन कौन सी बुक्स आपको अपने एलएलबी एंट्रेंस के लिए रखनी चाहिए। देखो ये बुक जो है वो डीयू, बीएचयू, एमएचसीटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जितनी भी आपकी जो भी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस कंडक्ट कराती है उनके लिए ये सारी बुक्स काम करने वाली है, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम दोनों को देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम पेपर को भी देखेंगे, मतलब पेपर एनालिसिस को भी देखेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले कर रखा है, तो वो वहां से भी आप देख सकते हो। और फिर हम देखेंगे आपका कट ऑफ को, कट ऑफ कितनी गई है, कितनी जा सकती है, ये सब चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज में बताया है। तो हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कट ऑफ आपको कितना करोगे तो यू आर ऑन द सेफर साइड, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम पेपर की बात करते हैं एनालिसिस, पहले हम कट ऑफ को देखते हैं। देखो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसके आगे भी 2-3 मतलब 2 और कैटेगरी होती है, पीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यू, उनके बारे में वो उसमें क्या होता है ऑलमोस्ट उनका एडमिशन हो जाता है तो उनका इतना नहीं दिखा है। तो अब तक फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है, फर्स्ट कट ऑफ जो आप लोगों की आ चुकी है डीयू की। बट अगर मैं आपको टारगेट बताऊँ कि आपको कितना टारगेट करके चलना है अपने पेपर को निकालने के लिए, तो अगर आप जनरल से हो तो आपको 250 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। टारगेट तो आपको 300 का रखना चाहिए, बट ये सोच लो कि आपको 250 तो लाने ही लाने हैं ताकि आपका एडमिशन पक्का हो जाए। अपना टारगेट 300 का रखो, बट उसको थोड़ा जो अगर 250 और 300 के बीच वाले जो बच्चे होंगे वो आपको सेफ मान सकते हैं, ठीक है। देखो कट ऑफ तो यार 230 गई है, 234 गई है, तो मैं वो नहीं बात कर रही हूँ। कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, कट ऑफ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं इस टाइम ये बोल रही हूँ कि आपको अपने माइंड में कितना अपना टारगेट करके चलना है कि अगर मुझे एडमिशन लेना है तो आपके 300 मार्क्स अगर आएंगे तो आपका एडमिशन पक्का है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इतना हाई सोचो, ताकि जब आप हाई सोचते हो तो आपके लो मार्क्स आते हैं। तो पहले अगर आप लो सोच लोगे तो लो ही आएंगे, और जब उससे लो आएंगे तो फिर एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। तो जितना हाई अपना टारगेट करके चलो वो कर सकते हो आप। कई बच्चे 400 टारगेट करके चल रहे हैं, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कर रहे हो तो उस हिसाब से मेहनत भी करनी है। अगर आप 400 टारगेट करके चल रहे हो तो कोई भी ऐसा टॉपिक, मतलब जो 50-20% 50-50% है, फिर 80-20% के जो क्वेश्चन है, 20% वाला जो एरिया है ना उसको भी आपको कवर करना है अगर आप 400 का टारगेट लेकर चल रहे हो तो, ठीक है। तो उतना टारगेट कर सकते हो। अगर आप एससी हो, एसटी हो, तो आपको 200 प्लस करके चलो, 200 प्लस 250, आप 250 का टारगेट करके चलो। जनरल में 300 का टारगेट लेकर चले, और 200 तक अगर आप सोच के चल रहे हो कि यार 200 तक तो लाने ही लाना है वो। ओबीसी अपने आप को भी मैं आपको बताऊं तो आपको भी 200 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। आप थोड़ा एससी एसटी थोड़ा कम कर सकते हो, बट ओबीसी का 200 प्लस या फिर 230 के आसपास आपको अपना सोच के चलना है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस को अगेन वो थोड़ा जनरल जैसा ही अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट कट ऑफ का कुछ ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये सिर्फ वैसे मैं बता रही हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा सेफर साइड बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इतना कर सकते हो। कट ऑफ नहीं बता रहे, सेफ स्कोर नहीं बता रहे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपना टारगेट क्या कर सकते हो। टारगेट क्या होना चाहिए आपका 2022 वाले पेपर के लिए, ओके, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ बुक्स को,
बुक्स को। देखो बुक्स आपकी एक होती है यूनिवर्सल, एक आती है आपकी सिंगल्स की, और एक आती है एपी भारद्वाज की। मेरे को ये तीनों बुक जो एक एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करते हैं वो यही तीनों है, ठीक है। और कई सारी होती हैं, रिलीज करके भी एक बुक आती है, वो भी देखते हैं काफी सारे बच्चे। तो ये कुछ बुकें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे करना चाहिए। देखो सिंगल्स जो है उसका पूरा जो फॉर्मेट है वो DU-LLB के फॉर्मेट पे, मतलब वो DU को ज्यादा अच्छे से कवर करता है। अगर आप यूनिवर्सल लेते हो, यूनिवर्सल आपके हर एग्जाम को कवर करता है, चाहे आप MHCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, MHCET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, BHU के लिए कर रहे हो, BHU वाले तो मैथ्स को ज़्यादा अच्छा वेटेज देते हो, तो मैथ्स को भी करते चलना BHU को अगर आप टारगेट करके चल रहे हो तो। और DU को भी करता है। DU सिंगल्स में, मतलब सिंगल्स और DU को अच्छे से, DU के लिए अगर आपको स्पेसिफिकली DU के लिए जा रहे हो तो मेरे को लगता है सिंगल्स को ही आपको लेकर चलना। और अगर आपके किसी फ्रेंड के पास यूनिवर्सल है तो उससे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है वो आप वहाँ से कर सकते हो, बट सिंगल्स में भी काफ़ी अच्छे नंबर के क्वेश्चन होते हैं। AP भारद्वाज से आप लीगल का पोर्शन पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा दे रखा है भारद्वाज में, बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है। ये थोड़ा क्लैट वाले बच्चों के लिए हो जाता है, बट लीगल का पॉइंट आप यहाँ से भी भारद्वाज से पढ़ सकते हो। और अगर मैं बताऊं, और हाँ इन सब से आपका लीगल का, कॉन्स्टिट्यूशन का मैं आपको दूसरा बताऊंगी। मैं लीगल के पॉइंट बात करूँ, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बस एक ही चीज रेफर करना चाहूंगी, वो है आपका बेयर एक्ट। आप बेयर एक्ट से आगे पीछे कहीं मत जाओ यार, कहीं मत जाओ। मैं सही बता रही हूँ कि अगर आप आर्टिकल वाइज पढ़ना चाहते हो, डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, ऑथेंटिक नॉलेज लेना चाहते हो तो गाइस गो फॉर द बेयर एक्ट, नथिंग एल्स। गो फॉर द बेयर एक्ट। मैं सही बता रही हूँ, इसके अलावा आपको और कुछ प्रेफर करने की जरूरत नहीं। मैंने खुद बेयर एक्ट पढ़ाई की है, मैं सही बता रही हूँ। बेयर एक्ट बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है आप लोगों की पढ़ाई के लिए, और इतना टफ नहीं होता है। इसके साथ साथ आपको जो आप जब यूनिवर्सल सिंगल है AP पढ़ते हो, जो भी लेते हो, उसमें भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन मिलता है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे इतनी सारी अवेलेबल वीडियोज हैं। मेरे चैनल में मैंने खुद बेयर एक्ट, अगर आप मेरी वीडियोज को देखोगे तो मैंने पूरा का पूरा बेयर एक्ट उठा के आप लोगों को पढ़ाया, पूरी की पूरी बेयर एक्ट। मैंने कुछ भी एडिशनल, कुछ भी पॉइंट नहीं काटा है, नहीं ऐड किया। जो बेयर एक्ट की ओरिजिनल PDF है मैंने वहीं से पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। वहीं से आपको क्वेश्चंस, वहीं से आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है सारी चीजों को। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को बेयर एक्ट के साथ जाना चाहिए। और जो भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखो कभी भी किसी भी चीज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन थ्योरी के साथ साथ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सिंगल्स में अगर आप DU के लिए चाह रहे हो, और अगर आप यूनिवर्सल भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल, यूनिवर्सल, AP भारद्वाज दोनों तीनों ही बहुत ही अच्छी बुक है, बट DU के लिए स्पेसिफिकली लोग सिंगल को ज्यादा प्रेफर करते हो, क्योंकि सिंगल का जो एरिया है वो DU को ज्यादा कवर करता है। क्योंकि सबको पता है कि जो DU है वो लीगल पोर्शन में, कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन में, करंट अफेयर के सेक्शन में बहुत ज्यादा फोकस मारता है। तो इसीलिए सिंगल्स जो है वो इन 3 एरिया में काफी अच्छा करती है। तो यहाँ पर और जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो आपको सिंगल्स में मिल जाएंगे, AP भारद्वाज में भी मिल जाएंगे, और आपको यूनिवर्सल में ही मिल जाएंगे। बट AP भारद्वाज आप लीगल पोर्शन के लिए पढ़ो, सिंगल आप हर सेक्शन के लिए पढ़ो। इसके आपके जितने, इन दोनों के MCQ प्रैक्टिस करो। MCQ बहुत ज्यादा दे रखे हो, जितने MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप लोगों का बनेगा। और अगर आप बेयर एक्ट के अलावा कुछ और पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो लक्ष्मीकांत। बट लक्ष्मीकांत है UPSC वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अगर देखो लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, नो डाउट गाइस, लक्ष्मीकांत का लेवल बहुत ऊपर है, ठीक है। और लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ सकते। अभी आपका बहुत ज्यादा टाइम है गाइस, बहुत ज्यादा टाइम है अभी आप लोगों के पास, और आप आराम से बैठ के लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हो अगर अभी आप दिसंबर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो, ठीक है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो और साथ में बेयर एक्ट को पढ़ते हो तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है। लक्ष्मीकांत में काफी ज्यादा चीजें हैं जिसको आपको स्किप करना भी सीखना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। क्योंकि प्रिपरेशन में जो पढ़ना है वो तो इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप स्किप करना है, सीधे सीधे आपको नहीं, उनको खोलना भी नहीं, टच भी नहीं करना, देखना भी नहीं है, और एक वर्ड नहीं पढ़ना उसका। बट पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको मतलब इतना लेवल में नहीं आ रहा है वो, ठीक है। तो UPSC के लिए आपको लक्ष्मीकांत के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और लक्ष्मीकांत के लिए मेरे को भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे, देखो मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं आप लोगों को उसकी वीडियोस दूं, छोटी छोटी वीडियोस बना के दूं, और सिर्फ वो आपके एंट्रेंस एग्जाम पर ही फोकस्ड होगी, आइदर इट्स BHU, आइदर इट्स DU, MHCT, AU,
लखनऊ यूनिवर्सिटी, कि हम लोग नॉर्थ इंडिया वाले हैं तो हम लोग को यही सारी यूनिवर्सिटी के नाम याद आते हैं। और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये कुछ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि मुझे ज़्यादा मतलब जब मैं प्रिपरेशन करी तो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, तो वो यही कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओके, सो इसलिए मेरे मुँह पे यही सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम रहते हैं। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही, बट गवर्नमेंट में DU के अलावा मेरे को DU के अलावा BHU के अलावा और कोई यूनिवर्सिटी मेरे को मतलब ठीक है सब अच्छी है, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही कि नहीं वो नहीं अच्छी होनी चाहिए, सब अच्छी है, बट वो ज़्यादा मेरे को करीब लगते हैं अपने। ठीक है, तो मैं लक्ष्मीकांत के ऊपर छोटी छोटी वीडियोस जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वही लेकर आने वाली। पूरी लक्ष्मीकांत तो खैर मैंने खुद नहीं कवर कर रखी है, बट मैं आप लोगों को पूरी लक्ष्मीकांत नहीं कराने वाली हूँ। जो भी आपके पेपर में आएंगे सिर्फ उसी पॉइंट को हम लक्ष्मीकांत से भी कवर करने वाले हैं। कुछ आने वाली वीडियोज में मैं लक्ष्मीकांत को भी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप ये कर सकते हो, लीगल के लिए आप ये जो सिंगल यूनिवर्सल AP भारद्वाज, स्पेशली AP भारद्वाज से आप लीगल पढ़ सकते हो। ओके, देन बचता है आपका इंग्लिश के लिए आप जहाँ से भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से करो। और न्यूज़पेपर करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो प्रतियोगिता दर्पण एक बहुत अच्छी है, वो कर सकते हो। विजन IAS की काफ़ी अच्छी बुक आती है, वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने करंट अफेयर को कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल, स्टडी IQ बहुत अच्छा उनका कॉन्टेंट रहता है। और हाँ, करंट अफेयर के लिए इतना काफ़ी है। मैथ्स के लिए एक कॉपी बना लो जिसमें आप शॉर्ट पॉइंट्स भी, एक कॉपी बनाओ प्रॉपर, उसमें आप शॉर्ट ट्रिक्स लिखो और हर टॉपिक के अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन को हर मंथ में आप 50 क्वेश्चन करते हुए चलो। मैं बात बताऊँ, हर मंथ में हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन करते हुए चलो, तो आपका मैथ्स भी आपका ओवरऑल कवर हो जाएगा। और यूट्यूब के अलावा कोई बुक मत खरीदो, जो भी आपको बुक्स पता चलती हैं कि आप RS अग्रवाल ले लो, हाँ RS अग्रवाल ले लो, या फिर आप 18 डेज वंडर ले लो या 30 डेज वंडर ले लो। ये सारी जो बुक्स हैं वो मत लो आप, क्योंकि DU का जो एरिया है, और अगर आप BHU के लिए जा रहे हो तो गाइस RS अग्रवाल की जो बुक है वो आप जरूर लेना, अगर आप BHU के लिए जा रहे हो। बट अगर हम DU की बात करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि आप इन बुक्स को लो। ये DU वाले इतना टफेस्ट पेपर नहीं बनाते हैं मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप लोगों को इतना आपको पढ़ना है कि आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे चैनल हैं जो भी आपको मैथ्स के लिए यूट्यूब पर बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और एज वेल एज रीजनिंग को भी आप इसी में कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो और रीजनिंग के लिए भी, मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, कॉपी हर सब्जेक्ट के अलग अलग बनाना है। मैं आप बता रही हूँ आप लोगों को। चाहे आप, मैंने अपने टाइम में लीगल के लिए कम से कम 3 कॉपियां भरी थी, IPC, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के बारे में, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस की अलग कॉपी बनाई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने 2 कॉपियां भर दी थी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने बेयर एक्ट ही पढ़ा था और थोड़ी सी लक्ष्मीकांत को ही पढ़ी थी। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जीके के सेक्शन की बात करें तो जीके के सेक्शन में आप यूनाइटेड नेशन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन काफ़ी आता है, और यूनाइटेड नेशन के ऊपर मैंने भी ऑलरेडी कुछ वीडियोस दे रखी हैं। आप जो पेपर से रिलेटेड वही वाली है, मैंने ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताया। यूनाइटेड नेशन के लिए आप अगेन यूट्यूब को प्रेफर कर सकते हो। यूनाइटेड नेशन पर आप कुछ गूगल के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, और बस यूनाइटेड नेशन के लिए उतना ही करो, इतना वो नहीं हो तो। बट करंट अफेयर में जो भी यूनाइटेड नेशन के लिए आ रहा है वो सब पढ़ते हुए चलो अच्छे से। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट बुक्स कवर कर ली हैं। आपकी फर्स्ट स्लाइड पे चल के देख लेते हैं क्या क्या है, कुछ छोटा तो नहीं मुझसे आज। तो फर्स्ट स्लाइड ये रहा। तो मैंने आपको कैंपस बता दिया, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या टाइमिंग है, एलिजिबिलिटी बता दी, सिलेबस बता दिया, अबाउट एग्जाम बता दिया। टिप्स मेरी यही है, पेपर एनालिसिस मतलब मैंने यहाँ पर किया नहीं, बट इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो आप जाके देख सकते हो। वो मैंने बहुत ही मतलब उसको मैंने बहुत ही दिमाग से बहुत ही अच्छे से बनाया, और 2021 वाले को मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया है गाइज, गो एंड वॉच। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ आने वाली है, क्या क्या पॉइंट, लेवल क्या है पेपर का, वो आपको पता चल जाएगा उससे। कट ऑफ नहीं, मैंने यहाँ पर कट ऑफ गलत लिख दिया, कट ऑफ मैं नहीं बताऊंगी, मतलब कट ऑफ नहीं है वो आपकी है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट आप उसको टारगेट बोलो। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सर मैंने इंपॉर्टेंट ही कवर किया है, तो आप वहां से कर सकते हो। अच्छा, तो अगर मैं टिप्स बताऊं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप MCQ सॉल्व करोगे, उतना ही आप बेटर होते जाओगे। तो आप, मेरा टिप ये है कि जब भी आप, लेट्स सपोज आपने आज किया है प्रियम्बल, आज आपने प्रियम्बल सॉल्व किया, प्रियम्बल के अंदर आपके, अगर आप प्रियम्बल से नेट से 50 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हो, 50 क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अलग अलग फॉर्म के मिलेंगे, ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन एक ही फॉर्म का मिलेगा। एक क्वेश्चन जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आपको प्रियम्बल में अमेंड किया गया। अब इसके ऊपर मैं भी आपको 4 क्वेश्चन बताती हूँ, मतलब 4-5 क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे कि प्रियम्बल जो है वो फर्स्ट कितनी बार अमेंड हो चुका है, तो फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार, एक ही बार हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट का ईयर क्या है, 1976 है ना, 1976 है ना, हाँ। और क्या कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देन आपका आता है कि इस पे 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए। ठीक है, और
आप ये देख सकते हो कि कितने वर्ड ऐड किए गए, 3 वर्ड ऐड किए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये तीनों वर्ड ऐड किए गए। तो इस तरीके से प्रियम्बल के से 40 सेकंड के आसपास के इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है कि जिसमें आपको सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप प्रियम्बल को एक बार पहले अच्छे से पढ़ लो। करने से पहले प्रियम्बल का जो बेयर टेक्स्ट है उसको पढ़ लो। और बेयर टेक्स्ट आपको कहाँ मिलेगा? आपके बेयर एक्ट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको बेयर एक्ट से ज़्यादा और किसी पर रिलाई नहीं करना चाहिए। और अभी आपके पास टाइम है तो आप लक्ष्मीकांत के लिए जा सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ो। और कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूँ तो वो मैं आपको एक सही में एक अच्छा वीडियो दूंगी, क्योंकि आर्टिकल पढ़ना, देखो वैसे आपको कोई सेक्शन याद नहीं करना आईपीसी का, ना कॉन्ट्रैक्ट का, ना ही टॉट का, मतलब टॉट का तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का आपको सिर्फ सेक्शन 2 पता होना चाहिए, सेक्शन 10 पता होना चाहिए, ये 2 सेक्शन। और अगर आप आईपीसी में जा रहे हो तो थेफ्ट का आपको सेक्शन पता होना चाहिए, और आपको एक्सटॉर्शन का सेक्शन पता होना चाहिए, देन आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का सेक्शन पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको और कोई सेक्शन पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ सेक्शन मतलब 2-4 सेक्शन आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, उसके अलावा कुछ। और अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स को कवर किया है। DU LLB का जो बेसिकली पूरा सिलेबस है, किस तरीके का आप अपना माइंड जब स्टार्ट करने वाले हो तो कैसे आप अपने माइंड को मेकअप कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को मतलब देख सकते हो कि ये सिलेबस है, ये एरियाज है, यहाँ से मुझे कवर करना है, ये पॉइंट्स है, ये बुक्स हैं, कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताए वो आप देख सकते हो। और किस तरीके से पेपर का एनालिसिस करना वो मैंने वाली वीडियो बना रखा, तो वहाँ पर आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। तो होप सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि एक एंट्रेंस को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, वो सब इस वीडियो में अवेलेबल है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में तो गाइस प्लीज 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 डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड press the bell icon as well. It's very important for me for motivate myself and make more videos for you guys. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का वीडियो मुझे यहीं पर खत्म करना चाहिए। गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।